से जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट जो है संबंधित नहीं है मानसिक विकास से। तो पहला ऑप्शन है वेट एंड हाइट ऑफ द लर्नर, यानी सीखने वाले का वजन और ऊंचाई, ये उसके मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। तर्क और निर्णय यानी रीजनिंग एंड जजमेंट या लॉजिक एंड जजमेंट। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी यानी कि आपकी स्मृति का विकास, और कॉन्सेप्चुअल कैपेसिटी यानी आपके संप्रत्यों का विकास। वैचारिक क्षमता की जगह इसको आप संप्रत्य विकास लिखिएगा, ये ट्रांसलेशन में संप्रत्यात्मक विकास लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जितनी भी एक्टिविटीज आपके मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है वो सब संज्ञान में आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। मेंटल स्किल्स, चाहे वो सोचना हो, जो भी काम आप दिमाग से करते हैं, तो लॉजिक एंड जजमेंट दिमाग से देंगे, है ना, हाथों से थोड़ा नहीं देंगे। भाई जज भी अगर जजमेंट पास करेगा तो वो अगर वो एक पेपर में भी लिखा हुआ है तो वो आया तो दिमाग से ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं बाहर कहीं बॉटल ने बता दिया होगा या बॉटल उठा के दे दी, ऐसा सामान तो है नहीं, कोई जजमेंट दिमाग से आएगा, ठीक। मेंटल कैपेसिटी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। मेमोरी ये भी दिमाग से संबंधित है। कॉन्सेप्चुअल कैपेसिटी, कॉन्सेप्ट्स भी कहाँ बनते हैं, दिमाग में बनते हैं, है ना। कल भी मैंने बताया था ये पेन का अगर कॉन्सेप्ट है तो ये आपके दिमाग में है, ऐसा थोड़ी है कि कहीं आप हाथ में लेके चल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, वो दिमाग में है, ठीक, टैटू थोड़े ना है। अगर हम बात करें वेट एंड हाइट ऑफ द लर्नर की, ये शारीरिक विकास से संबंधित है, ये मेंटल डेवलपमेंट से नहीं, ये फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, ये शारीरिक पक्ष से, ठीक है। वेट एंड हाइट ऑफ द लर्नर, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये बाकी जो तीनों हैं वो सब मेंटल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लीजिए, उन्हीं से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे सही था, आप लोगों ने ज्यादातर उत्तर सही भी दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। SBA यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्रीमैरिली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, जो स्कूल बेस्ड प्रिंसिपल है वो मुख्य रूप से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, एक होता है आपका बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं और आपको जांचेंगे, आप जाकर के पेपर कहीं और देंगे जैसे बोर्ड एग्जाम्स में होता है। स्कूल बेस्ड है आपके स्कूल के जो टीचर हैं वही आपको असेस करेंगे, स्कूल में ही आपका आकलन होगा, अदर देन के एक्सटर्नल लोग आपको आकर के जांचें। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात CBSE ने की थी, तो ये कह रहे हैं कि किस प्रिंसिपल पे आधारित है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA, ठीक है। अब आप चूज करके चारों ऑप्शन पढ़ के और फिर बताएंगे कमेंट्स में। 85% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, यानी शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाहरी परीक्षकों की तुलना में बेहतर समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि उस बच्चे को वो डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि वो कैसे एक्ट करता है, कैसे सीखता है, कितना सीरियस है काम को लेके, कितना एंजॉय करता है, किस सब्जेक्ट में अच्छा है। ऐसा नहीं होगा कि एक्सटर्नल एग्जामिनर तो अचानक से एक दिन आए, अब हो सकता है बच्चा उस दिन घबरा जाए, अपना परफॉर्मेंस दे ही ना पाए जैसा वो दे सकता है, या हो सकता है उसी दिन उसने रट्टे लगा ली हो, बाकी पूरे साल कुछ किया ही ना हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो स्कूल टीचर्स हैं वो ज्यादा बेहतर अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज को जानेंगे अदर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। इसके नुकसान भी हैं ऑफ कोर्स, बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हायर ग्रेड्स, यानी छात्रों को हर कीमत पर ज्यादा ही ग्रेड्स पाने चाहिए, नंबर ज्यादा ही लाने चाहिए। ये SBA का बिल्कुल भी या किसी भी एक इवैल्यूएशन सिस्टम का उद्देश्य नहीं होता। स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो स्कूल्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हैं, ज्यादा कहेंगे कि बेहतर हैं एक्सटर्नल बॉडीज की तुलना में। अब एक्सटर्नल बॉडीज से भी जो लोग आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि वो एफिशिएंट नहीं है या वो क्वालिफाइड नहीं है आपको जांचने के लिए। असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल। अब यहाँ पे रीजन ये नहीं है कि आर्थिक रूप से जो है बहुत ही किफायती होना चाहिए, या स्कूल में जब असेसमेंट होगा तो उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा, यहाँ पे ये उत्तर हो ही नहीं सकता। तो एक ही सही उत्तर बचता है, वो है शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाहरी परीक्षक की तुलना में बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो बच्चे को डेली बेसिस पे बच्चे की प्रोग्रेस को, बच्चे की एक्टिविटीज को, बच्चे की लर्निंग को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो दे नो बेटर अबाउट द चाइल्ड अदर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 3, थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्योंकि आजकल मेरी स्पीड बस तूफान हो रही है, फिर जो लोग नए आते हैं उनको दिक्कत होती है समझने में। क्वेश्चन नंबर 3 says a child always sympathizes with other child, this is which habit, यानी एक बच्चा हमेशा दूसरे बच्चे के प्रति सहानुभूति रखता है, ये कैसी आदत है ना। मतलब आप क्या है, सहानुभूति रखते हैं, भाई किसी के साथ कुछ हुआ तो आप एटलीस्ट समझने की कोशिश करते हैं, हंसते नहीं है। एम्पैथी की बात नहीं हो रही कि आप बिल्कुल एम्पैथाइज ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह की हैबिट है, थिंकिंग हैबिट है ये कोई है, ये मस्कुलर हैबिट है जिसमें कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी या थिंकिंग हैबिट ये नहीं है ना। ये मॉरल हैबिट है, ये मॉरलिटी है कि हमें सिंपैथाइज ही करना चाहिए। ये एक इमोशनल हैबिट है कि आप
भावनात्मक आदत है ये एक, कि आप सहानुभूति रख रहे हैं सामने वाले के साथ। अगर कुछ कोई घटना घटी है, कुछ दुख है या कोई सिचुएशन है, तो आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, मतलब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट ये हो सकता है कई बार कि भाई आपका कभी ब्रेकअप नहीं हुआ तो आप एम्पैथाइज नहीं कर सकते सामने वाले के साथ, क्योंकि आपने वो चीज फील ही नहीं की। सिंपैथी ये हो सकती है, लेकिन आप समझते हैं कि वो दर्द में है, परेशानी में है, ये सिंपैथी है, ये इमोशनल हैबिट है अपने आप में। ठीक है, एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर क्या है? एम्पैथी ज्यादा बेहतर है सिंपैथी से। एम्पैथी तब होगी जब आप सामने वाले के शूज में खुद को रख करके देख पाए कि आपने वो चीज फील की हो, है ना। और सिंपैथी क्या है? बेशक आपके साथ ना हुआ हो, बट आप सामने वाले को समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है ऐसा होता होगा। बट एम्पैथी इज मच बेटर ऑफ कोर्स, बट वो हर केस में पॉसिबल हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बी ऑप्शन भावनात्मक हैबिट है एक। मॉरल हैबिट्स कौन सी होती हैं? आपका ऑनेस्टी और आपका एथिकल होना, ये सब चीजें मॉरलिटी में आई। इंटीग्रिटी कितनी है आप में, मतलब जुड़ी हुई चीजें आपस में। एग्जैक्टली दो चीजें अलग होती हैं, मॉरलिटी और इंटीग्रिटी की। लर्निंग इज, अधिगम क्या है? पूछिए, बताइए, जवाब दीजिए। व्हाट इज लर्निंग? अधिगम क्या है, सीखना क्या है? पहला ऑप्शन है अ चेंज इन बिहेवियर, यानी कि आपको फोन चलाना नहीं आता था, अब चलाना आ गया, व्यवहार में परिवर्तन हो गया, है ना। साइकिल चलानी नहीं आती थी, अब चलानी आ गई, व्यवहार में परिवर्तन हो गया। रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, आपने जो अनुभव किया और जो प्रैक्टिस की उसका रिजल्ट है। हाँ, दोनों बातें सही हैं। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी लगभग स्थायी परिवर्तन है आपके व्यवहार में, कि ऐसा नहीं होगा अचानक से आप कल साइकिल चलाना भूल जाएंगे। बहुत सालों तक नहीं भी चलाई तो वो बॉन्ड वीक होगा, बट आप फिर से चलाएंगे तो 4 दिन में फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव, बस ये अलग अलग स्टैंड पॉइंट से आती हैं जो आपकी परिभाषाएं हैं। चेंज इन बिहेवियर अगेन आपके बिहेवियरिस्ट कहते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है ये भी आपके व्यवहारवादी कहते हैं, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस से आता है, ये अलग अलग लोग कहेंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तीनों ही बातें ऊपर वाली सही है लर्निंग की डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि लर्निंग की कई सारी डेफिनेशन है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द सोशली डेविएंट इंडिविजुअल्स डेविएट बिकॉज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक रूप से विचलित व्यक्ति विचलित होते हैं क्यों? सोशली डेविएंट कौन से हो सकते हैं लोग? अब ये दो तरह का सोशली डेविएंट होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसे होंगे? जिनको प्रॉपर, जिन्होंने कोई क्राइम कर दिया या एक्शन हो गया इस तरह का कुछ, है ना, और चोरी या एनीथिंग, और जो भी बेसिकली सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल कार्य नहीं है वो करते हैं, अगर सोशली डेविएंट कहलाएंगे। इनफॉर्मल कौन से हो सकते हैं? स्मोकिंग हो सकती है, कोई ड्रग अब्यूज हो सकता है, कुछ इस तरह की चीजें जो बेसिकली हेल्दी नहीं है, समाज में ठीक, जिनको नहीं कंपैरेटिवली माना जाता। तो इस तरह की चीजें आपके यहाँ सोशली डेविएंट हो सकती हैं। किसी को क्या कहेंगे इसको, रैगिंग वगैरह, इस तरह की चीजें, दूसरे को दबाना, परेशान करना, बहुत सारी चीजें जो भी सोशली ठीक नहीं मानी जाएंगी, जिनको हम ये कह सकते हैं। तो ये होते हैं सोशली डेविएंट, या भटक जाते हैं चोरी में, इसमें उसमें, मतलब अलग अलग खराब आदतों में पड़ जाते हैं एक तरह से, ये मानिए आप। जो वो कहते थे हम जिसको डेलिक्वेंट बच्चे, जो आपराधिक प्रवृत्ति जिनमें होती है एक तरह से। तो डेविएशन क्यों है? समाज से अलग क्यों कट रहे हैं? जो चल रहा है उससे अलग क्यों है? तो ए कह रहे हैं 51% लोग कि दे आर नॉट प्रॉपर्ली सोशलाइज्ड। देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि इनको प्रॉपर्ली सोशलाइजेशन इनका नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी, जो लोग स्मोक कर रहे हैं या ड्रग यूज कर रहे हैं वो सोशली ठीक बिहेव नहीं करते होंगे, उन्होंने सीखा नहीं होगा। ये अच्छा उत्तर नहीं है, चलने दो भाई अभी बोल। फिर है दे डोंट कन्फॉर्म टू सोशल नॉर्म्स। ऐसा भी नहीं है, हो सकता है भाई वो रोड पे थोड़े ना पड़े रहते होंगे, अपने घर में पी रहे होंगे या जहां भी। ठीक, फिर आएगा, या जो अगर कोई इस तरह का गुस्सा है या कोई भी एक्टिविटी, जरूरी नहीं है कि वो कंफर्म नहीं कर रहे होंगे। दे डू नॉट लिव इन ग्रुप्स, ये भी जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, बट ये जरूरी है कि दे डोंट फॉलो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। ऐसा कोई भी व्यक्ति कब करेगा? जब रियलिटी के साथ एडजस्टमेंट ठीक से नहीं हो रहा। देखो, टू वेज आर देयर। अगर आप दुखी हैं, डिप्रेसिव हैं, या कोई भी सिचुएशन है, या आप के, या तो आप एक हेल्दी वे एक्वायर करें किसी चीज से डील करने का, या आप एक अनहेल्दी वे तैयार करें। जो आपकी स्ट्रेटजी है वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसी पे डिपेंड करेगा सारा खेल, है ना भाई। कुछ लोग जिनको टेंशन हो रही है वो स्मोक कर रहे हैं, जो स्मोक नहीं करते ऐसा थोड़ी उनको टेंशन नहीं होती होगी। ठीक है, बट अब इसमें सही और गलत की बात नहीं है, बात है इंडिविजुअल चॉइस की। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि दे डोंट फॉलो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, वे प्रभावी रणनीतियों का पालन नहीं कर रहे, है ना। वो जो इफेक्टिव हेल्दी वेज है शायद वो नहीं अपना पा रहे, तो अनहेल्दी अपना रहे। तो इसमें यहाँ मॉरल ड्यूटी जैसा कुछ नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे कि वो प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा हेल्दी वे में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अगर वो डेविएटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जितने भी लोग हैं जो भी स्मोक कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं, तो वो अगर दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं तो वो सब सोशली डेविएटेड हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई टैग नहीं लगाना। ठीक है, वो जस्ट एग्जांपल्स थे आपको समझाने के। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की वृद्धि और विकास को समझने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? साइको एनालिटिकल मेथड यानी मनोविश्लेषणात्मक, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, डेवलपमेंटल मेथड, या फिर आपका स्टैटिस्टिकल मेथड।
सबसे बेहतर होता है डेवलपमेंटल मेथड यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंटल मेथड में ये देखा जाएगा कि बच्चा किस स्थिति में, किस एज में कैसे डेवलप करता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, कहाँ पे वो कैसे व्यवहार करेगा, क्या टास्क होंगे किस एज के, है ना, उसका शारीरिक विकास कैसे होगा किसी एज में, कॉग्निटिव कैसे होगा, सोशल कैसे होगा, इमोशनल कैसे होगा। ये डेवलपमेंटल मेथड यानी विकास कैसे होता है, इस बात को स्टडी करके बच्चे को सबसे बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सकता है। आप समझ पाएंगे कि बच्चा अगर किसी एज में कैसे रिएक्ट करता है तो उसका रीजन क्या है। ठीक है बात। साइको एनालिटिकल जो है ये आपका मन और मन संबंधी समस्याओं को समझने के लिए ज्यादा बेहतर है। कंपैरेटिव तुलना करना, कुछ डेटा को इकट्ठा करने के लिए स्टैटिस्टिकल का यूज किया जाएगा। तो इन सब में बेहतर जो है वो है विकासात्मक विधि, कि हम बच्चे के विकास को समझ पाए। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक समावेशी कक्ष में चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी समावेशी कक्ष में निम्नलिखित में से किन चीजों को प्रदर्शित करते हैं बच्चे। आपसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? है रूपा, पूछ लो क्या समस्या है, बताओ यार। है अभी सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, यानी जो विभिन्न बच्चे हैं क्लास में उनको आप एक्सेप्ट कर लें। हाँ बात तो सही है ना। इंक्लूसिव का मतलब ये हर तरह के बच्चे को एक्सेप्ट करना। देवेंद्र समवाल कह रहे हैं मैम आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि बूढ़े हो जाएंगे तब भी आपके पास ही पढ़ेंगे। कल सुपर चैट नहीं पढ़ी, व्हाट इज द सक्सेसिव स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। डिपेंड करता है, पूरा क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। ऐसा कोई एक इसका वन वर्ड आंसर अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है इसको पढ़ करके कि सक्सेसिव स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या हो सकती है ना। तो एक बार आप ये पूरा क्वेश्चन बताओ मुझे, इसका पीछे का बैकग्राउंड बताओ, तब हम इस पर चर्चा कर पाएंगे। बात रही अच्छा पढ़ाने की, तो थैंक यू सो मच देवेंद्र, आप कनेक्ट कर पाते हैं, आपको समझ आ पाता है, मैं थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ। इसके अलावा हाँ कल मैं नहीं देख पाई होंगी, और इसके अलावा बूढ़े हो जाओगे तब भी पढ़ोगे। हाँ इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना, बट नौकरी वोकरी उससे पहले ले लेना, सेटल हो जाना थोड़ा बहुत, मतलब जिससे सेटल जैसा तो वैसे लाइफ में क्या ही है, बट अब ठीक है पढ़ लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं भी जब बूढ़ी हो जाऊंगी आप ही को पढ़ाती रहूंगी, ये कहूँ क्या। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार इंक्लूसिव क्लासरूम की अगर हम बात करें, एक बार कमेंट कर देना मुझे ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, इसको डिटेल में। इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, ग्रेटर डेवलपमेंट इन मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, ऑल दी अबव। भाई एक्सेप्टेंस हर तरह के बच्चे को लेकर के हाँ होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल है, इंक्लूसिव एजुकेशन। बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, ठीक है, अगर आप इंक्लूसिव क्लासरूम को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये चीज प्रमोट करेंगे। ग्रेटर डेवलपमेंट इन मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल, सब ठीक है, क्या दिक्कत है, कोई भी नेगेटिव तो है ही नहीं। तो 86% लोग सही उत्तर ही दे रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर द एनवायरमेंट कॉन्ड्यूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में सोचने और सीखने के अनुकूल वातावरण के लिए उपयुक्त है। कॉन्ड्यूसिव यानी बेस्ट एनवायरमेंट होगा बच्चे के सोचने, चिंतन और सीखने के लिए। सीखने और चिंतन के लिए कौन सा एनवायरमेंट बेस्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, लिसनिंग टू टीचर्स फॉर लॉन्ग पीरियड साइलेंटली, आप कह रहे हैं 55% डी कह रहे हैं और 40% सी कह रहे हैं। बिल्कुल कहूंगी कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लिसनिंग टू टीचर्स फॉर लॉन्ग पीरियड साइलेंटली, ये तो रोट या पैसिव लर्निंग हो गया। ये बेस्ट कहाँ है, बच्चे को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा इसमें, बस सुनते ही रहना है। इंक्रीज इन होमवर्क्स, अगेन ये भी पैसिव ही है, रट्टा है। लर्निंग बाय डूइंग, हाँ बच्चा यहाँ एक्टिव होगा, करके सीखेगा। बट बात क्या हो रही है, कॉन्ड्यूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी वो एनवायरमेंट जहां बच्चों को पर्याप्त मौका मिले सोचने का और सीखने का। एनवायरमेंट की बात हो रही है, ये नहीं हो रहा एक्टिविटी क्या करनी है। तो अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो एनवायरमेंट जहां पे बच्चों को आप मौका दें कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अब क्या सीखना है उसको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, और कैसे सीखना है मैं उसको कोई एक्टिविटी भी सोचनी पड़ेगी, मतलब एक्टिविटी ऑलरेडी आ जाएगी। तो ये लर्निंग बाय डूइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका यहाँ ऑलरेडी समाहित हो जाएगा। तो इसलिए डी ज्यादा बेटर है सी से, क्योंकि क्वेश्चन ने जो पूछा है वो सी अपने आप इंक्लूड हो जाएगा डी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट लर्निंग इन अ क्लासरूम, यानी कौन से तत्व हैं जो सीखने को बढ़ावा देते हैं क्लासरूम के अंदर, बताइएगा। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्लास टेस्ट, यानी जितने नंबर ऑफ क्लास टेस्ट बढ़ा देंगे उतने बढ़िया लर्निंग होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे डर पैदा होगा और रट्टे को मौका मिलेगा। फिर है बी ऑप्शन सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय द टीचर्स, यानी शिक्षकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता का समर्थन, यानी अगर आप बच्चे को फ्रीडम दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि इससे वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं कुछ हद तक। स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर मेथड, नहीं, डिफरेंट मेथड्स को अपनाना चाहिए। फिर आता है इंक्रीजिंग द टाइम इंटरवल ऑफ पीरियड्स 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स, देखो लंबे पीरियड्स से
भला नहीं होगा बच्चों का। जनरली जो हमारे अटेंशन स्पैन होता है वो 25 मिनट 50 मिनट मैक्सिमम होता है, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि 30-40 मिनट तक का ही हो, और 50 एक बढ़ाए ना उसको। आइडियल टाइम 25 मिनट होना चाहिए कायदे में, फिर लेकिन वो भी पीरियड आपका 40 मिनट तक 35 मिनट तक अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाने पे फिर प्रॉब्लम है ना बच्चों के लिए, स्पेशली बड़ी क्लास में चलो समझ में आता है। तो सपोर्टिंग दी ऑटोनॉमी ऑफ चिल्ड्रन बाय दी टीचर्स, जब टीचर्स बच्चे की स्वायत्ता को, उसकी इंडिपेंडेंस को, उसको भी मौका देंगे इन्वॉल्व होने का, तब बेहतर तरीके से लर्निंग हो पाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86% आंसर्स आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा क्या है कि सबको इंक्लूड करो, हर तरह के बच्चे को, डाइवर्स लर्नर्स यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए, यानी एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए। चाहे किसी बच्चे को देखने में समस्या है, चलने में समस्या है, कोई बच्चा गिफ्टेड है, कोई बच्चा एवरेज है, कुछ भी है, बट आप क्या करेंगे, हर बच्चे को इंक्लूड करते हैं उसकी नीड के अनुसार या उसके पोटेंशियल के अनुसार, उसको ग्रो होने का मौका देते हैं, ग्रो करने का मौका देते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, बी ऑप्शन 75% लोग कह रहे हैं। सोशल इक्विलिब्रियम यानी सामाजिक संतुलन बना रहे, सब एक लेवल पे रहें, ऐसा यहाँ पे बात नहीं हो रही। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये बात बिल्कुल सही है। समता और समानता, समता और समानता, इक्विटी और समान अवसर, समता कहेंगे। समता क्या है, अब कोई ये कहे कि जिसको पैर में दिक्कत है उसको भी दौड़ना है, और जिसको पैर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही से दौड़ता है, उसको, उन दोनों को साथ कॉम्पीट करना है, तो ये इक्विटी नहीं हुई। हो सकता है ये इक्वालिटी तो हो, है ना। कई लोग जैसे ये कहेंगे कि भाई महिलाएं और पुरुष तो बराबर हैं, तो एक काम करो, जो मान लीजिए अगर पुरुष हैं वो 50 किलो वजन उठाते हैं तो आपको भी 50 ही उठाना है, तो ये क्या हुई, ये बेवकूफी हुई, है ना। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी तो कह दोगे आप इसको, बट ये इक्विटी नहीं है, क्योंकि आपको बायोलॉजिकल मेकअप या जो उस इंसान के साथ बाकी अदर चीजें हैं उनको भी समझना पड़ेगा, है ना। तो कि रिजर्व क्यों है भाई सीट, जो मेट्रो में अगर हम बात कर रहे हैं कि सीट रिजर्व है या बस में सीट रिजर्व है, उसका कारण है वो इक्विटी के आधार पे है, वो इंडिविजुअल नीड के आधार पे है, कि बहुत सारे रीजंस उसके हो सकते हैं, कि फिजिकली कोई समस्या हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, या बायोलॉजी हमारी वैसी है कि नीडेड हो सकता है कोई लेडी प्रेग्नेंट हो सकता है कोई लेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इस पे आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। यदि किसी बच्चे को देखने में समस्या है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि तुम्हें देख नहीं सकते तुम, फिर तो तुम नहीं सीख पाओगे। हम उसके अनुसार, उसकी नीड के अनुसार प्रबंध करेंगे, उसके अनुसार हम चीजें बनाएंगे, उसके जैसा एनवायरनमेंट देंगे। यही हम इंक्लूसिव एजुकेशन में करते हैं, कि वो बच्चा जो चल के नहीं जा सकता उसके लिए रैंप बना रहे हैं हम, ताकि वो अपनी व्हील चेयर या फिर अपने बैसाखी से जा सके चढ़ के। तो इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी मतलब जहां जैसी नीड हो, जिसके लिए उस तरह से सेंसिटिव होना, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मौका मिले सीखने का। सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ब्रदरहुड, ये सब नहीं है इसका रीजन। सिंपल इक्विटी एंड इक्वालिटी हमेशा याद रखिएगा।